हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हमें परागन की प्रोसेस समझनी, ठीक है। तो ये क्या है? जिम्नोस्पर्म में वायु परागन, ठीक है। एनिमोफिली होता है, अर्थात इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। जल की आवश्यकता नहीं है ना। दे रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, है ना। पाइनस में मार्च से अप्रैल के मध्य परागन होता है। इसे डस्ट पॉलिनेशन येलो क्लाउड, सल्फर सावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। पाइनस में पंख युक्त परागण होता है, होते हैं, ठीक है जी, होते हैं। ठीक है, ये अब बात आती है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन। निषेचन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में स्पर्म में जब मादा शंकु परिपक्व होते हैं, तब गुरु बीजाणु पर्ण के मध्य
गुरु बीजाणु पर्ण के मध्य गैप उत्पन्न होता है। गैप उत्पन्न होते हैं। गैप उत्पन्न होते हैं जिनसे परागकण बीजांड तक पहुंचते हैं। बीजांड तक पहुंचते हैं। ठीक है, परागकण बीजांड तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता ये है कि बीजांड तक पहुंच जाते हैं ना ऐसे। तो इनमें कैसा होता है, इनमें निषेचन साइफोनोगेमी 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 का मतलब है नरयुग्मक पराग नलिका द्वारा जाते हैं, है ना। तो पोलन ट्यूब उपस्थित, तो इसे हम कहते हैं साइफोनोगेमी, है ना। साइफन का मतलब है नलिका नुमा संरचना, इसमें से अगर गैमीट जाए तो साइफोनोगेमी कहलाते हैं। तथा आंतरिक होता है। ठीक है, परागकण इंटाइन, अंदर की जो लेयर होती है, से पराग नलिका निर्मित करते हैं। जिनमें जनरेटिव सेल से समसूत्री विभाजन द्वारा दो मेल गैमीट निर्मित होते हैं। ठीक है, दो मेल गैमीट बन गए, दो मेल गैमीट निर्मित होते हैं। पराग नलिका, पोलन ट्यूब नलिका को पोलन ड्रॉप द्वारा आकर्षित किया जाता है। क्योंकि इनके आर्किगोनियम में NCC अनुपस्थित, NCC एब्सेंट होते हैं, आर्किगोनियम अनुपस्थित होते। ठीक है, आर्किगोनियम में NCC नहीं होते। ठीक है,
पोलन ट्यूब द्वारा मेल गैमीट को आर्किगोनियम के माउथ की ओर छोड़ा जाता है जहां से यह अंडज तक पहुंचकर संयुग्मन सिनगेमी निषेचित होते हैं। क्लियर? निषेचित होते हैं। अब इनमें निषेचन हो गया। अब आगे क्या? निषेचन के बाद क्या बनेगा? जायगोट। ठीक है जी। निषेचन के पश्चात युग्मनज निर्मित होता है। निर्मित होगा। युग्मनज क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, निर्मित होता है। अब ये क्या करेगा? इसमें समसूत्री विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें दो या अधिक आर्किगोनियम एग होते हैं। अतः बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म का लक्षण होता है। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक ही बीज है, उसमें एक से ज्यादा भ्रूण बने, है ना? कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ
more than one seed, more than one ovule, sorry, embryo in a seed. एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण का बनना बहुभ्रूणता, कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी चलाती। अच्छा जी, जायगोट भ्रूण में बदलता है, बदलता है, जबकि परिपक्व परिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड बीज में बदलता है, बीज में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। क्लियर? ऐसे इनके बीजों में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म अगुणित एन होता है, क्योंकि इसका निर्माण निषेचन से पहले होता है, पहले होता है ना, जबकि एंजियोस्पर्म में 3n होता है, जबकि एंजियोस्पर्म भ्रूण, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष 3n होता है, क्योंकि द्विनिषेचन के बाद बनता है, द्विनिषेचन के बाद बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है। अब ठीक है, पाइनस के भ्रूण में 2 से अधिक बीजपत्र होते हैं, जबकि साइकस में भ्रूण
साइकस में जो भ्रूण है उसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, में 2 बीज पत्र होते हैं, याद रखना। पाइनस के बीज में पंख पाए जाते हैं। पाइनस के बीज में भी पंख होते हैं, ठीक है। साइकस का बीज सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट सीड की उपस्थिति साइकस में होती है। क्लियर? ये बात हो गई। अब आगे जिम्नोस्पर्म में ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के समान युग्मकोद्भिद स्वतंत्र न होकर बीजाणुद्भिद पर आश्रित होते हैं। बीजाणुद्भिद पर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में स्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल, मतलब क्या? फीमेल स्पोरोफाइट में स्थित होते हैं। बात क्लियर? ये बात हो गई। स्थित होते हैं। अब ये है पाइनस के बीज उपरिभूमिक एपिजियल बीज अंकुरण करते हैं, जबकि साइकस में
अधोभूमिक, 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 हाइपोजियल, बीज अंकुरण करते हैं। समझे? ठीक है। एपीजीएल का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब अपर, जीएल का मतलब सॉइल। एपीजीएल मतलब, एपी मतलब अपर, जीएल का मतलब सॉइल। तो मतलब ये कि जब बीज अंकुरण हो तब बीज मिट्टी से अगर बाहर आ जाता है तो एपीजीएल कहलाता है। बीज अंकुरण के समय जब बीज मृदा से बाहर निकलता है ना, तब एपीजियल सीड जर्मिनेशन कहलाता है। क्लियर? कहलाता है। अच्छा जी, एपीजियल सीड जर्मिनेशन कहलाता है। आप समझ गए हो, जब अंदर ही रह जाए तो हाइपोजियल। एग्जाम्पल लिख लो आप, पाइनस, इसके बाद में आपका बीन, सैम। याद करो, ग्रोथ एंड ग्रोथ में ये पढ़ाया जाता है। सैम में होता है एपीजियल, है ना। इसके बाद में आपको कहाँ मिलेगा? बबूल, अकेशिया, बबूल में भी यही चीज मिलती है ऐसे। जिम्नो स्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। इज दैट क्लियर? हाँ, ये बात है। एक क्वेश्चन और आता है, पाइनस के बीज में 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। पाइनस का बीज पाइनस के बीज में 3 पीढ़ियां जनरेशन प्रदर्शित होती हैं। मतलब ये ओव्यूल, सीड, आउटर इंटेगुमेंट,
क्या बनाएगा? टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट टेगमेन, ठीक है, टेगमेन। न्यूशिलस पेरिस्पर्म, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट फाइट एंडोस्पर्म, ठीक है। या हम कह सकते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर, ठीक है जी। अब एग किसमें बना? जाइगोट। जाइगोट किसमें कन्वर्ट हुआ? आपका एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये तो कहलाता है ओल्ड स्पोरोफाइट, ये ओल्ड स्पोरोफाइट। ये हो गया गैमीटोफाइट, और ये है यंग स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो ये 3 जनरेशन आपको नजर आ रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये एक्चुअली लाइफ साइकिल है जिम्नोस्पर्म में, खासतौर से पाइनस। इससे क्या होगा, हम सारी बातों को अच्छे से समझ लेंगे, है ना। अब इस सारे सेगमेंट के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है जी। तो अभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। अब हम जिम्नोस्पर्म में उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की स्टडी करेंगे। ये बात अलग है कि एनसीईआरटी में ये नहीं है, फिर भी हमें स्टडी करना चाहिए। तो जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पौधों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, ठीक है। तो सबसे पहले है भोजन के रूप में उपयोग। भोजन के रूप में उपयोग, पाइनस जिरार्डियाना एक पाइनस की प्रजाति है ना, पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस जिरार्डियाना की बीजों को चिलगोजा कहा जाता है, कहा जाता है। इन्हें भूनकर खाया जाता है। मतलब लोग जैसे मूंगफली है, इस तरीके से ड्राई फ्रूट की फॉर्म में इनको एज ए फूड खाया जाता है। अब आते हैं वो साइकस
रिवॉल्यूटा को सैगोपाम कहते हैं। सैगोपाम कहते हैं। इसके स्टार्च युक्त लेटेक्स से साबूदाने बनते हैं। साबूदाने बनते हैं। क्लियर? ये तो हो गया भोजन की कहानी। अब है औषधि के रूप में उपयोग, यूज एज मेडिसिन। औषधि के रूप में उपयोग। ठीक है, यूज एज मेडिसिन। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गिंगो बाइलोबा के लिए। गिंगो बाइलोबा एक जीवित जीवाश्मी पौधा है। ये औषधि महत्व का पौधा है। इसके सीड मेडिसिन वैल्यू रखते हैं। पत्तियों से बहुत सारी स्किन डिसीज को क्योर करने की मेडिसिन बनाई जाती है ना। तो कह सकते हैं गिंगो बाइलोबा जीवित जीवाश्म एक औषधीय पौधा है। उपचार में उपयोग करते हैं। अब है एक टेक्सस प्लांट। ठीक है, टेक्सस पौधे से टेक्सोल पदार्थ प्राप्त होता है। इससे त्वचा संबंधित रोगों का उपचार करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मेडिसिन के फील्ड में जिम्नोस्पर्म। ऑप्टेन कनाडा वाल्सम। क्या अगली कहानी है सजावटी महत्व। साइकस थूजा, मोरपंखी बोलते हैं इसे, मोरपंखी।
आदि जिम्नोस्पर्म सजावट के लिए उद्यानों में लगाए जाते हैं। ठीक है, लगाया जाता है। तो सजावटी महत्व हो गया। अब है रेजिन प्राप्ति। रेजिन प्राप्ति, ऑब्टेन रेजिन, है ना। तो रेजिन क्या है? रेजिन एक पारदर्शी चिपचिपा पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ है। इससे पाइनस की से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सब्सटेंस है, चीज़ों को चिपकाने में इसका यूज किया जाता है। कनाडा बालसम प्राप्ति। कनाडा बालसम प्राप्ति। कनाडा बालसम एक्चुअली क्या होता है, एक पूछा जा चुका है। तो कनाडा बालसम जो परमानेंट स्लाइड होते हैं, शायद आपने देखे हों कभी, परमानेंट जो स्लाइड होते हैं उनमें स्लाइड के ऊपर एक मटेरियल को रखा जाता है। वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, उस पर कवर सिल्प लगाई जाती है। तो कवर सिल्प को परमानेंटली फिक्स करने के लिए वहाँ एक ब्राउन कलर का ऐसे गोंद नुमा एक ड्रॉप स्टिकी सब्सटेंस यूज होता है, वो कनाडा बालसम ही होता है ना। तो कह सकते हैं यह है भूरे रंग का पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ है। पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, इसका उपयोग स्थायी स्लाइड निर्माण में होता है। निर्माण में होता है। ठीक है, इसके बाद में लकड़ी प्राप्ति, टिम्बर प्रोडक्शन। चीड़, पाइनस आदि की लकड़ी इमारत स्लीपर प्लेटफॉर्म
लकड़ी के साथ साथ अन्य रूप से उपयोग होती है। अन्य रूप से उपयोग होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लियर। अब हमें यहाँ पर एक बार फिर से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ लेना चाहिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वैसे तो मैंने आपको एल्गी में भी बता दी, ब्रायो में भी बता दी, टेडो में भी बता दी, जिम्नोस्पर्म में भी बता दी। एक बार लास्ट में चूंकि दी गई हैं तो हम इन्हें एक बार ठीक से समझना चाहेंगे। ओके। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब रही बात एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म की इसमें एक पेज दिया है। तो एक्चुअली जब अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इसमें आ जाएगा, है ना, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ने के लिए सिलेबस में 5 टॉपिक का उपयोग किया गया है। मॉर्फोलॉजी एंजियोस्पर्म की है, एनाटॉमी एंजियोस्पर्म की है, 12th में जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जाती है वो फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म की है, आपने जो फिजियोलॉजी पढ़ी थी वो एंजियोस्पर्म की है ना। तो सिर्फ एक पेज से हम एंजियोस्पर्म की स्टडी नहीं कर सकते, ओवरऑल 5 टॉपिक के जरिए हम एंजियोस्पर्म की स्टडी करते हैं, है ना। तो ये बात हो गई। अब लेकिन यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिए गए तो हमें उनको जरूर पढ़ना चाहिए। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर। तो ये होते क्या, विभिन्न पौधे अपने जीवन चक्र के समय दो अवस्थाओं गैमेटोफाइट तथा स्पोरोफाइट को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये इनके लाइफ साइकिल में आती ही आती है, प्रदर्शित करते हैं। अतः इनका एकांतर क्रम में व्यवस्थित होना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। पीढ़ी एकांतरण कहलाता है ना।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था वो पी महेश्वरी, है ना, ऐसे। अब ये अल्टरनेट जनरेशन अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो सबसे पहली अल्टरनेशन जनरेशन पढ़ें, इन्हें निम्न प्रकार से अध्ययन करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फर्स्ट अगुणितक, अगुणितक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, पीढ़ी एकांतर, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मुख्य पादप शरीर, पादप शरीर युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद एन होता है, जबकि बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद अवस्था एक कोशिकीय, एक कोशिकीय ज़ायगोट या युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होती है। होती है। याद करो, हम लोगों ने यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल स्टडी की थी, है ना, तो उसमें भी हम समझ सकते हैं। तो उदाहरण अपन क्या लिखेंगे इसमें? अधिकांश शैवाल बॉल बॉक्स यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, आदि। इन सब के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ शैवालों में एक्सेप्शन भी है ना, एक्सेप्शन इन एल्गी। एक्सेप्शन क्या है?
पॉलीसफोनिया, एक्टोकार्पस तथा कैल्प शैवाल में हैप्लोडिप्लॉन्टिक अगुणितक द्विगुणितक, अगुणितक है ना, अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र होता। ठीक है जी। एक सवाल है फ्यूकस, सवाल ब्राउन एल्गी है में डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र होता है। तो इन्हें खास तौर से याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, है ना। तो ये अब आपकी दूसरी टाइप की बात की जाए, अगुणितक द्विगुणितक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दूसरा टाइप है अगुणितक द्विगुणितक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब युग्मकोद्भिद एन तथा बीजाणुद्भिद टू एन अवस्था बहुकोशिकीय होते हैं, तब यह पाई जाती है। इसे पौधों में देखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको लाइफ साइकिल लिखाई है, बनाई है ना। फ्यूनेरिया की एक्सप्लेन की मैंने आपको, इसमें स्पाइनस की भी एक्सप्लेन की, यूलोथ्रिक्स की एक्सप्लेन की। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट। ब्रायोफाइट, sporophyte depend on sporophyte
डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट में क्या कहानी है? टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट, दोनों ही स्वतंत्र। क्लियर? अब हम बात करेंगे अगली कहानी, थर्ड, वो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है जी, थर्ड इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक, द्विगुणितक, डिप्लॉन्टिक। जीवन चक्र। ठीक है, इसमें क्या होगा? यह है उच्च वर्गीय पौधों जैसे जिम्नो स्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें मुख्य पादप कैसा है? मुख्य पादप स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट होता है, फाइट है, जबकि गैमीटोफाइट स्वतंत्र न होकर बीजाणुद्भिद पर आश्रित होते इनके नर युग्मकोद्भिद नर युग्मकोद्भिद अपहासित अथवा कम कोशिकाओं के होते हैं।
कोशिकाओं के होते हैं। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही लिख लिए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अब इनकी जो 3 लाइफ साइकिल बनी है एनसीईआरटी में, आप एज इट इज उनको बना लें। ठीक है, तो ये चीज़ है ना। अब एंजियोस्पर्म का जो पेज है उसमें कुछ भी नहीं है, आप रीड कर लें, वैसे तो पूरी डिटेल आगे आएगी, है ना, लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा हम लोग मॉर्फोलॉजी की स्टार्टिंग में ले लेंगे। तो यहाँ डाइवर्सिटी लगभग फिनिश हो जाती है। तो हमने डाइवर्सिटी के नाम पर मोनिरा का स्टडी की, प्रोटिस्टा का कुछ भाग स्टडी किया, उसके बाद फंचाई किंगडम की स्टडी की और प्लांटी की स्टडी हो गई। ठीक है, तो अपन लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप देखें तो 3 कंप्लीट और प्रोटिस्टा स्टडी किया। बाकी जो पार्ट है वो जूलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर। लाइफ साइकिल हम लोगों ने यहाँ फाइनली स्टडी कर ली। हमने ओवरऑल बीच बीच में जब टॉपिक में पढ़ते थे तब भी हम इनकी स्टडी करते रहते थे। ठीक है, अब यहाँ से जो आगे चलेंगे वो मॉर्फोलॉजी की स्टडी है, उसके बाद में एनाटॉमी की स्टडी है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट। मॉर्फोलॉजी में भी जो स्टडी होगी वो एंजियोस्पर्म की ही है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं मॉर्फोलॉजी में एंटर हूँ, याद करो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना स्टेज 4 के अंदर, तो हम उन्हें थोड़ा सा डिस्कस यहाँ करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस टाइम डिस्कस करते हैं जो हायर प्लांट से रिलेटेड। क्लियर। तो ये ओवरऑल आपको क्वेश्चन तो सारे ही करना है मॉड्यूल के, है ना। तो स्टेज 5 क्या स्टेज 4। ठीक है, अब इसमें हमारे जो काम का क्वेश्चन है वो कौन सा है वो समझना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक नज़र आ रहा है कि स्पोर्स डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट इज एडेड बाय, मतलब कुछ लिवरवर्ट में स्पोर्स का डिस्पर्सल किस के कारण होता है। AIPMT 2007 में आया है ना। तो ये इलेटर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 10 और अच्छा क्वेश्चन है। एक टाइम में ये सब पढ़ाए जाते थे। इसमें इलेटर आपका आंसर। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर है 2। कौन है इलेटर? इलेटर इसका इलेटर इसका राइट आंसर। एक्चुअली हम आपको मार्केंशिया का स्पोरोफाइट बताते हैं, फिर समझ में आएगा कि इलेटर्स होता क्या। ये है मार्केंशिया का स्पोरोफाइट, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ ये इसकी एपिडर्मिस है। क्लियर। अब इसमें ये टेट्राड स्पोर्स हैं। इनके बीच बीच में यहाँ पर इलेटर्स पाए जाते हैं।
they are called elaters. Okay, they help in spores dispersal. तो ये तो हो जाता है foot, and this is seta, and this is capsule. तो ये हैं स्पोर्स, क्या है, स्पोर, हैप्लॉइड, एंड दिस इज इलेटर. स्पोर डिस्पर्सल में काम आता है बीजाणु वितरण. ठीक है, तो ये लीटर्स, ये पूरा स्पोरोफाइट है मार्केंसिया का, है ना. तो कह सकते हैं स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंसिया, या हम कहें तो लिवरवर्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिवरवर्ट यूज किया गया. ठीक है, इलेटर, बढ़िया क्वेश्चन. अब हम अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं. तो अगले क्वेश्चन में देखिए इलेटर है ना. अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं. लिखा है फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द 3 ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. मतलब ये कहा जा रहा है कि 3 प्लांट का इन्होंने सेट बना रखा है, और उसमें ये पूछ रहे हैं कि बताइए किस में आपके फ्लैजिला युक्त मेल गैमीट होंगे. ठीक है, तो रिक्शिया में होंगे, ड्रायोपटेरिस में होंगे, साइकस में. ठीक है, साइकस में भी फ्लैजिलेटेड गैमीट पाए जाते हैं. आगे देखते हैं. एंथोसोरस है, फ्यूनेरिया में है, स्पायरोगारा में नहीं है. ठीक है, जैमिया जिग्निमा है, इस सेप्रोलेग्निया में होते हैं, हाइड्रेला में नहीं होते हैं, कैलाट्रोपस में. तो साइकस में मोटाइल गैमीट भी होते हैं. तो आपका ये, तो यहाँ पर एक खास तौर से स्टार बना के लिख लेना, साइकस हैव ciliated male gametes. एक टाइम में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी. मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इनको ऐसे. इनमें यहाँ सीलिया भी पाए जाते हैं. तो मेल गैमीट ऑफ साइकस ये लार्जेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं. तो आप समझ सकते हो कि रिक्शिया में थे, ड्रायोपटेरिस मतलब फर्न है. फर्न आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो ऑब्वियसली उनमें तो होंगे ही. ठीक है, अब बात कुछ ऐसे है. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, फिर है 12. इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन डेवलप. A cell in the pollen grain, sperm are formed a cavity in the ovule in which the pollen grains are stored after pollination. Opening in the megasporophyte through which the pollen tube approach the egg. तो ये फोर्थ सही है. तो एक चैम्बर होता है
और वहाँ से पोलन ट्यूब एक्चुअली आर्किगोनियम तक पहुँचता है। तो ये ऐसे a cavity of ovule in which the pollen grains are stored, ऐसे। इसके बाद में हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कौन सा, हाँ 18, ये भी नहीं है इससे रिलेटेड। हाँ 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किस में नहीं होगी? टेरेस, फर्न है होगी, फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइट की पूछ रहे तो होगी, पॉलीट्राइकम में होगी। सेड्रस, सेड्रस इज ए पाइनस मीन्स जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब युग्मकोद्भिद जिम्नोस्पर्म में स्वतंत्र नहीं होते। तो फोर्थ क्वेश्चन है 22, इसका आंसर है फोर्थ। तो इसमें कह सकते हो कि सेड्रस, सेड्रस इज ए जिम्नोस्पर्म lack of independent female gametophyte। बोलो, क्लियर? फीमेल गैमेटोफाइट इसमें इंडिपेंडेंट नहीं होता। 22, 23, which of the following is the heterosporous? ड्रायोपटस साल्विनिया, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर है ये 35 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, हेटेरोस्पोरी। तो हेटेरोस्पोरी को सीड हैबिट जो सेलेजिनेला है उसमें कंसिडर किया गया था। तो 35 क्वेश्चन नंबर है, इसका राइट आंसर फिर से क्या होगा? फोर्थ, हेटेरोस्पोरी, स्पोरी इन सिलेजिनेला। कहाँ? सिलेजिनेला में जो हेटेरोस्पोरी पाई गई थी उसके अकॉर्डिंग। 35 के बाद में हम बात करते हैं कौन सी, ये नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस प्रोटीन, नहीं नहीं नहीं, ये 47, 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 को आप ध्यान से देखिए। एग्जामिन द फंजाई फिगर ए बी सी डी इन विच ऑफ द 4 ऑप्शंस ऑल द आइटम ए बी सी डी आर करेक्ट, है ना। तो पहला जो डायग्राम आप देख रहे हो सिलेजिनेला है, दूसरा इक्विसिटम है, तीसरा साल्विनिया है और चौथा गिंगोबाई लोबाई। तो डायग्राम पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ए में हो गया आपका सिलेजिनेला, एक ही ऑप्शन है ए में, है ना। डी में आप गिंगोबाई लोग, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 48 भी इसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब है कि जिस पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंस हो, तो वो है पाइनस। कौन है? पाइनस। तो इसमें भी आंसर आपका जा रहा है थर्ड, है ना।
इसके बाद में 54, क्वेश्चन नंबर 54 की बात की जाए तो द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। तो गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट कित में है, एडिएंटम मार्केंसिया पाइनस, पाइनस में इंडिपेंडेंसी नहीं है, तो थर्ड फिर से राइट आंसर हो रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 भी अपने इसी सेगमेंट का है। इन प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक इज symbiosis फाउंड इन साइकस, साइसर, पाइसम एंड एलनस, है ना। प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉपिक, देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। तो प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक कौन है? बीजीए। बीजीए किस में थे? कॉर्डोइड रूट में थे कि नहीं? साइकस में। तो अच्छा है, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। कह सकते हैं BGAR प्रोकैरियोटिक autotrophs present in coralloid roots of cycas। क्लियर? ऐसे तो 55 में ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ 57 2011 में क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर करेक्ट और रॉन्ग। द स्पोरोफाइट इन लिवरबर्ट इज मोर एलोबरेटेड देन द मॉस, है ना। मतलब लिवरबर्ट का स्पोरोफाइट ज़्यादा एलोबरेट है देन मॉस, गलत हो गया। साल्विनिया इज ए हेट्रोस्पोरी, सही है। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्ड, ये सही है। तो BC बिल्कुल सही हो रहा है। पाइनस मेल एंड फीमेल कॉर्न बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री, BC है। तो आपका अच्छा 2 रॉन्ग पूछे, तो रॉन्ग का मतलब हो गया AD, तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। 57 का आंसर है सेकंड। अब है 58 भी अपना इसी सेगमेंट से है। 58 में बात करें तो लिखा है Silaginella and Salvinia are considered as the represent a significant step towards the evolution of seed habit। ठीक है। Female gametophyte is free and get dispersed like seed। फीमेल गैमेटोफाइट स्वतंत्र होता है और बीज की तरह वितरित होता है। फीमेल गैमेटोफाइट लेक आर्किगोनियम, ये नहीं हो सकता। मेगास्पोर पजेज एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, ये हो नहीं सकता। एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन ऑन पेरेंटल प्लांट, ये सही है। मतलब जायगोट का यंग एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट है वो फीमेल गैमेटोफाइट पर हो रहा है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट पर व्यवस्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसे अच्छे से याद रखें। 58 का 4th आंसर होगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। अब हम 59 भी देखें तो यहाँ अपने इसी सेगमेंट का है। इसमें एक डायग्राम दिया गया, क्लियर, और वो मार्केंशिया का है। मार्केंशिया में जो डिश है उसमें रेज लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है वो कि बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी गेमा कप है, डी राइजॉइड्स है ना, ए आर्किगोनियोफोर है, आर्किगोनियोफोर है ना, और फिर डी में आए तो राइजॉइड्स है। तो पहला आंसर हो जाएगा 59 में फर्स्ट। ओके, अब उसके बाद में पैडी फील्ड, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ। स्पोरोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट जनरेशन इन, है ना। स्पोरोफाइट किस में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो
फिर है ब्रायोफाइट्स के अंदर। बोथ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म है ना। 66 क्वेश्चन कौन सा है? 66। तो 66 में जाएं तो बोथ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म है। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में दोनों में क्या है? सीड, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, आर्किगोनिया एंड ओव्यूल। आर्किगोनिया प्रेजेंस होते हैं। हम लोगों ने वहाँ जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बात करी थी ना, उसमें लिखा है, तो ये आर्किगोनिया होंगे। तो 66 में आंसर जा रहा है थर्ड। ठीक है जी। अब है ये 76, साइकस एंड एडिंटियम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस और एडिंटियम में क्या है? कैम्बियम, बेसल्स, सीड, मोटाइल स्पर्म। तो मोटाइल स्पर्म पे फिर क्वेश्चन आया है ना, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा 76 फोर्थ। 77 फिर अपना इसी सेगमेंट से है। 77 क्लियर। इसमें हम देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक, है ना, थिक वॉल ट्रैकी तो होते हैं कैम्बियम। ये एनाटॉमी में आपको क्लैरिफाई होगा। जाइलम फाइबर नहीं होते इनके अंदर, तो सेकंड है ना। अब है क्या? N3DO4 एनाबीना 82 यस 82 में देखें। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ठीक से समझें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए ई आंसर, आस्क नेक्स्ट टू देम। फिर क्या पूछा है कि करेक्ट पूछें। इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। तो ये गलत हो गया, क्योंकि गैमेटोफाइट अलग हो जाता है, प्रोथेलस को ही कहते हैं। गलत हो गया। इन गिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ये सही है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है तो मेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होगा। द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड देन द पॉलीट्राइगम। ये फिर गलत हो गया। ये कह रहा है कि लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप है मॉस के रेस्पेक्ट में, तो ये गलत हो गया, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज आइसोगेमस, ऊगेमस प्रकार का होता है। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल, जबकि सेल वॉल उन पर होती है। ये तो बड़ा खतरनाक हो रहा है। तो ये गलत हो गया, गलत हो गया है, गलत हो गया। ये सही है। तो एक सही हो रहा है क्या? 82 में आंसर आपका क्या जा रहा है? 82 आंसर है 2, बिल्कुल सही। 1 सिर्फ एक ही सही है, वो भी कौन सा है? गिंगो बाइलोबा में इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो ठीक है। इसमें सेकंड आंसर जा रहा है। गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके ये 84 को बात करें। 84 में कहा गया है कि बिसाइड पेडीफिल साइनो बैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इन इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट। मतलब धान के खेतों के अलावा भी साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो उसमें कहा इक्विसिटम, साइलोटम, पाइनस एंड साइकस। तो याद है कोरलोइड रूट अभी भी बात करी थी अपन ने, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें आंसर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ। नेक्स्ट 84 हो गया। फिर आता है यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। क्लियर क्लियर क्लियर। एक्टेट्रा माइकोराइज ये आ गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, तो बॉल्फिया ये आगे मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा 135, तो इसमें बॉल्फिया और लेमना सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन आ गया 141, ये इसमें लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट, तो ऑब्वियसली पाइनस हो जाएगा, पहले ही आंसर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। हाँ अब ये और है एक 142, फिर अच्छा एक क्वेश्चन है, ये हम 15 में आ चुके हैं, 2015 में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए ई, सिलेक्ट ऑप्शन with all correct statement. Moss and lichen are the first organism to colonize bare rock, ठीक है। मॉस तो नहीं होते, लाइकेन होते, मॉस के साथ लाइकेन चल जाएगा। सिलेजिनिला इज होमोस्पोरस, गलत हो गया। कोरोलाई रूट इन साइकस है बाम, गलत हो गया, बाम एक्चुअली एंडोमाइकोराइजा है, वहाँ तो कोरोलाई रूट है, तो दोनों गलत हो रहे हैं। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट वेयर द टेरिडोफाइट इज द स्पोरोफाइट, ये सही हो गई। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, है ना, ये सही है। तो 2-3 का मामला बनना है, मतलब ए डी ई, ऐसा कोई है क्या, ए डी पहला ही आंसर बनना है। तो अपना क्वेश्चन है ये 142, 142 में आपका फर्स्ट जा रहा है, 142 में फर्स्ट ए डी बिल्कुल सही, फर्स्ट, ठीक है, तो ए डी ई सही है। अब आगे चलते हैं, क्रोमेटोफोर नहीं, सेल वॉल नहीं नहीं नहीं, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये 158, 158 में देखें, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमीट रिक्वायर क्या, वाटर, थर्ड, वाटर इज नेसेसरी एलिमेंट फॉर, ओके। नीट 16 में 2016 क्वेश्चन नंबर 159 क्या है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, साल्विनिया, गिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, साल्विनिया फर्न हो गया, गलत हो गया। सेक्वोइया इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सही है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड फॉर एक्सट्रीम क्लाइमेट, ये गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोर एंड हेटेरो, ये भी गलत हो गया, है ना। तो करेक्ट पूछा, तो आपका सेकंड आंसर हो जाता है। ठीक जी, आप कहाँ आएंगे, क्या क्वेश्चन पढ़ोगे आप, जाइगोटिक मियोसिस अकर्सन, ओबियसली क्लामाइडोमोनास, है ना। हाँ फिर 165, 165 में आप देखो, सेलेक्ट मिसमैच्ड, साइकस डायोसियस, साल्विनिया हेट्रोस्पोरी, इक्विसेटम होमोस्पोरी, पाइनस डायोसियस, है ना। तो बोलो इसमें क्या, पाइनस मोनोशियस है, फोर्थ आंसर होना चाहिए, 165 फोर्थ इज राइट, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं ये 168 में है, विच वन इज रॉन्ग मैच्ड, गलत कौन है, गैमा कप मार्केंसिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, बाइफ्लैजिलेटेड जूस फॉर ब्राउन एल्गी, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट्स पॉलीसर्पन, गलत हो गया चौथा, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, विंग्ड पोलन गेन 2018, अभी अपन ने डायग्राम देखा था ना, तो विंग्ड पोलन गेन कहाँ है, पाइनस में, तो 2 आंसर है, क्लियर जी। और फिर आ जाते हैं, फिर ये 172, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, किसमें, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, यस। फिर है 173,
173 173 में जाएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हॉर्स टेल आर जिम्नोस्पर्म गलत हो गया। स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। सेड्रस में तो आपका ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, तो ये गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरिया वाइल द साल्विनिया होमोस गलत हो गया। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड ओव्यूल जिम, फोर्थ आंसर है ना, तो आंसर इज फोर्थ 73। फिर आ जाओ 180, क्वेश्चन नंबर 180। तो 180 का आंसर क्या मानोगे? इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर रहते हैं, तो इसमें ट्रेडोफाइट, मतलब ये सिलिजिनेला की बात हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, क्लियर, हम लोगों ने स्टडी की हैं और हमने क्वेश्चन भी कर लिए। जिम्नोस्पर्म, ट्रेडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी पढ़ने के बाद क्वेश्चन। अब अगले सेगमेंट में हम शुरू करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, थैंक यू।